हेलो एवरीवन, हम ज्योग्राफी क्लास की सेकेंड क्लास शुरू करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम पूरा के पूरे हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आवर सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के अंदर लगभग नहीं, टोटल मिला के 8 ग्रह हैं। एक मेन सूर्य है, कुछ उपग्रह होते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ धूमकेतु होते हैं और अन्य कुछ धूल और गैस कण जैसे चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल घटक, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। सौर मंडल की कुछ जो ऑब्जेक्ट है जो सौर मंडल में उपस्थित है उनको सौर मंडल घटक बोला गया है। ठीक है, आगे अवस्थिति जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आंतरिक स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह, पिछली क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो स्थलीय ग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। यहाँ पे जो तीव्र पवनें होती है उनके कारण ये ठोस चट्टानी स्थल बन जाती है। तीव्र पवन कौन सी? सूर्य से आने वाली, उसके कारण सारी जो गैस होती है वो वहाँ से क्या होती है? उड़ जाती है। तो ये क्या बचत से वो सिर्फ ठोस चट्टानी सतह बच जाती है। इनके अंदर कौन कौन से शामिल है? बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। अब जोवियन ग्रह जो बाहरी एक्सटर्नल ग्रह हैं उनके अंदर जोवियन ग्रह शामिल होते हैं। उनका कम घनत्व होता है, वो आकार में बड़े होते हैं। कमजोर सौर पवनों के कारण उनकी जो गैस होती है वो अभी तक वहीं की वहीं बनी होती है, सतह पर बनी रहती है। ठीक है, इसके कारण इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। गॉट इट। आगे हमने देखा है कि हमारे पास कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें ये 8 ग्रह हैं। फिर प्लूटो जो था पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब इनको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स। बौने ग्रह वह ग्रह होते हैं जिनकी हम देखते हैं ना, सन के आसपास रोटेट होने के लिए हर किसी की कक्षाएं वो फिक्स होती है। जैसे पृथ्वी इसी कक्षा पे परिक्रमा करती है सन की, लेकिन बौने ग्रह वह ग्रह होते हैं, प्लूटो जैसे वह ग्रह होते हैं जिनकी कक्षा फिक्स नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी किसी तरीके से भी रोटेशन कर लेते हैं। इस वजह से इनको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए तो किसी तो श्रेणी में रखा जाएगा, तो उनको बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ ग्रहों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह उनके बारे में दे रखा है। बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी का जोड़वा माना जाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च उपस्थिति है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। इन दोनों के अंदर बताइए मुझे कि मरकरी और वीनस, इन दोनों में से सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? हम नॉर्मली देखेंगे कि जो सन के पास होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, यानी बुध सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, सन के पास है इसलिए। और सेकंड नंबर पे हमारे पास शुक्र ग्रह आता है, तो वो कम गर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज़्यादा है, उस ग्रह के आसपास CO2 की ज़्यादा उपस्थिति के कारण, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की उपस्थिति के कारण जो सूर्य की किरणें आती है वो यहाँ पे अंदर ही लॉक हो जाती है। जब वापस रेडिएशन होता है तो वहाँ पर लॉक हो जाती है। इस वजह से शुक्र ग्रह ज़्यादा गर्म है बुध की भी अपेक्षा। हालांकि बुध पास में है फिर भी ये गर्म नहीं है, तो इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बृहस्पति के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि सबसे बड़ा ग्रह है, और ये सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की जो गैसेस होती है वो यहाँ के वायुमंडल में उपस्थित है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें यहाँ के वायुमंडल में उपस्थित है। अक्षीय झुकाव, नॉर्मली सारे के सारे सूर्य के आसपास भ्रमण करने, परिक्रमा करने वाले जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, इसीलिए हमें पृथ्वी पर सनराइज है वो किस तरफ दिखता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्यों दिखता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो खुद ब खुद पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण कर रही होती है। लेकिन शुक्र और यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अक्षीय झुकाव इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हैं दिखाई देने पर, इसलिए इनका जो भ्रमण की गति है, भ्रमण की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
ग्रहों के बारे में, ग्रहों का अवलोकन, ये पूरा चार्ट दे रखा है, जैसे आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हमने देखा है कि ये 4 जो ऊपर वाले ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह हैं, जिनको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा परिक्रमा में जो टाइम लगाता है, अपने घूर्णन में जो टाइम लगाता है, घूर्णन का मतलब अपने ही अक्ष पे रोटेट करना, दिन और रात जिससे होते हैं ना, वो रोटेशन में, अपने ही अक्ष पर रोटेशन में पृथ्वी मात्र 24 घंटे लगाती है। जो मंगल ग्रह वो लगभग 24 घंटे, 24.5 घंटे लगाता है। उस तरीके से बुध है वो लगभग 59 पृथ्वी दिवस लगाता है। और वही हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह है वो 243 डेज लगाता है, मतलब वहाँ पे दिन और रात होने में ही लगभग अपना जो एक साल हो जाएगा, मतलब 66% ऑफ ए ईयर अपना जो होगा उतना लगभग टाइम यहाँ पे लगेगा शुक्र ग्रह को। तो सबसे ज्यादा घूर्णन में टाइम कौन लगाता है? शुक्र ग्रह, ठीक है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, क्या पे इन दोनों के आगे माइनस लिखा है, किस किस के आगे? शुक्र के आगे और अरुण यूरेनस के आगे माइनस लिखा गया है। माइनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि हर ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही 2 ग्रह है जो किस तरफ घूम रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ। याद रखिएगा कौन से वो 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं? पहला है शुक्र स्थलीय ग्रहों में, और जोवियन ग्रहों में अरुण, जिसका इंग्लिश में नाम है यूरेनस, ठीक है। अब ये संगठन देख लेते हैं। संगठन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें ये जानना है कि जो ये स्थलीय ग्रह होते हैं वो चट्टानी ग्रह हैं, यहाँ पे कम घनत्व वाले वायुमंडल होता है, और वही जो जोवियन ग्रह होते हैं वो थोड़े चट्टानी ना होकर गैसीय होते हैं, तो वहाँ पे गैसों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। ये है कि सूर्य से दूरी कितनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में दिखा रखी है। इतनी ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं हम इसमें। हम हर ग्रह की विशेषता जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, कोई वायुमंडल है ही नहीं। सूर्य की जो पवनें होती है, सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा वहाँ आते हैं कि वहाँ पे वायुमंडल टिक ही नहीं पाया, सारा का सारा वायुमंडल ही वहाँ से उड़ चुका है। और तापमान में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सबसे गर्म है। ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, कैसे सूर्य से आने वाली किरणें, ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो हमारी ग्रह को गर्म नहीं करती है, बल्कि यहाँ से जो पार्थिव विकिरण होता है ना, पार्थिव विकिरण का मतलब पृथ्वी से होने वाला, ये पार्थिव में पृथ्वी के रिलेटेड बोले, लेकिन ग्रहों से होने वाला जो विकिरण होता है वो हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारे यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, वो हमारी क्या होता है वायुमंडल के अंदर दब जाता है, रुक जाता है। मान लो सूर्य से किरणें आई, अब यहाँ से कुछ वापस तो विकिरण भी तो होगा, लेकिन वो विकिरण हो नहीं पाता है, हमारे वायुमंडल के अंदर बंद हो जाता है। वायुमंडल के अंदर जो इसे बंद करके रखने वाली कुछ गैसें होती है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस है उसका नाम है CO2, ठीक है। और CO2 की मात्रा शुक्र पर सर्वाधिक है। शुक्र पर CO2 तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। अब ये अम्लीय बादल है, अम्लीय बादल होने के कारण, एसिडिक क्लाउड्स होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर तो और भी अच्छी तरीके से जो सनरेज हैं, जो यहाँ से विकिरण होने वाली थी, वो ट्रैप हो जाती है, अंदर दब जाती है, रुक जाती है। उस वजह से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम सब जानते हैं, कौन है जो नहीं जानता पृथ्वी के बारे में। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के बारे में, वो है ये गोल्डीलॉक्स जोन में है। क्षेत्र का मतलब जोन है, यहाँ पे गोल्डीलॉक्स जोन वो एरिया है, सूर्य के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है, सूर्य से उतनी दूरी पर है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गोल्डीलॉक्स जोन शुरू होकर खत्म हो रहा है। गोल्डीलॉक्स जोन वह एरिया होता है जहाँ पर पृथ्वी जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। कैसा इन्वायरमेंट? पृथ्वी जैसा। पृथ्वी पे कैसा इन्वायरमेंट है? जहाँ पे जीव का जीवन संभव है, मतलब जो गोल्डीलॉक्स जोन ये है, और यहाँ पे अपनी पृथ्वी है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी ग्रह आएंगे ना, हालांकि है नहीं, लेकिन आएंगे ना, वो पृथ्वी जैसे ही रहेंगे। लेकिन कौन से यहाँ पे ग्रह है? कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी एक और एक मात्र पृथ्वी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसे बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इकोनॉमी में भी एक टर्म
शुरू हो गया था गोल्डीलॉक्स जोन से रिलेटेड, वो आप मुझे ढूंढ के बताइएगा, पिछले ही कुछ महीनों में न्यूज में रहा है। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला प्लेनेट है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में हम सब जानते हैं, ये हमारे लिए, हमारे यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो वो जगह है जो कि पृथ्वी के जैसे जैसे ही है लेकिन पृथ्वी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम मिशन मंगल की भी बात करते हैं। इसे लाल ग्रह बोला जाता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इतनी बातें याद रखने की जरूरत है। बृहस्पति के बारे में सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पे कुछ तूफान और वलय है, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ना जैसे जैसे हम जोवियन ग्रह के बारे में पढ़ते जाएंगे ना, यहाँ पे हम वलय देखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वलय का मतलब क्या होता है वो बता देती हूँ आपको। वलय का मतलब ये कोई ग्रह है तो उसके आसपास हमने देखा ना कि जोवियन ग्रह में क्या है, गैस बहुत ज़्यादा उपस्थित है। अब गैस बहुत ज़्यादा उपस्थित है तो कई बार वो गैस भी एकत्रित हो जाती है, एकत्रित होकर वो इस तरीके से हमें एक रिंग की फॉर्मेशन में दिखती है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें है, शनि में है। शनि को जब भी हम एक फोटो के रूप में देखेंगे, हमारी किताबों में, कॉपियों में जब भी देखेंगे तो देखेंगे शनि को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसके आसपास ऐसी एक रिंग बनाई जाती है। ये इनको वलय बोला जाता है। ये वलय हर जोवियन ग्रह में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जो अच्छे से दिखाई देता है वो शनि में दिखाई देता है। ठीक है, देखो ये आ गया ना, इसका नाम प्रसिद्ध वलय मंडल है। किसमें? शनि में। और अरुण और वरुण, इन दोनों के बारे में तो क्या ही जानना है। ये हल्का नीला रंग का होता है और ये गहरा नीला रंग का होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इन ग्रहों के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है खगोलीय पिंडों के बारे में। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रह, सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं होते, ग्रहों के अलावा और भी तो चीज़ें होती है ना। अब और चीज़ें होती है, उनके कुछ नाम हैं, उन नामों को हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नाम आ गए तो हम क्या समझेंगे कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब है एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट मतलब ये हमारा सौरमंडल है। ठीक है, लास्ट वाला आ गया यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, दोनों। अब ये सन है, सन, और ये आसपास बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं। इसको मान लीजिए हमारा सोलर मंडल बोला गया है। ठीक है, सौरमंडल बोला गया है, सोलर सिस्टम बोला गया है। इसके अलावा और भी तो सोलर सिस्टम्स होंगे ना हमारी गैलेक्सी के अंदर। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर ऐसे सोलर सिस्टम्स जो कि हमारी गैलेक्सी से बाहर के हैं, उनके भी तो कुछ ग्रह होंगे ना। अब उनके जो ग्रह हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के लिए क्या हो गए? एक्सो, मतलब आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइड के जो प्लैनेट है उनको बोला गया एक्सोप्लैनेट्स। हम टर्म जो कोई भी टर्म होती है, अगर हमें मुश्किल लगे तो उसको हम तोड़ के सीखेंगे, तोड़ के समझेंगे, तो हमारे लिए वो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी एक प्रमुख उदाहरण है हमारे एक्सोप्लैनेट्स का। ठीक है, उसका नाम हमने कोई बुध, शुक्र, अरुण, वरुण नहीं दिया है, उसका नाम क्या दिया है? प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये तो याद रखना आपके लिए काफ़ी है इस संदर्भ में। अगला है ड्वार्फ प्लैनेट्स। जस्ट याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिसमें प्लूटो शामिल होता है। सूर्य की परिक्रमा तो करते ही करते हैं, लेकिन ये क्या है, अपनी कक्षा को साफ नहीं रख पाते। कक्षा को साफ रखने का मतलब क्या है? अपना जो पाथ है उसे क्लियर नहीं रख पाते। ये सन है तो इसके आसपास आप अपनी एक पाथ में घूमो ना, लेकिन इनका कक्षा क्या है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी समान मात्रा में या फिर समान रूप से काम नहीं करेगा, समान रूप से देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए इनको क्या, इनकी एक अलग कैटेगरी बनाएगी, उनका नाम दे दिया ड्वार्फ प्लैनेट्स, बौने ग्रह। अगला है श्वेत वामन। ये हिंदी थोड़ी सी अलग लग सकती है आपको, पर हमने व्हाइट ड्वार्फ करके एक चीज़ पढ़ी थी पिछली क्लास में। व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं? व्हाइट ड्वार्फ वो होते हैं जब हमारा जो सन होता है वो डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। उसके बाद एक स्टेज आती है जब उसके अंदर 1% ऑफ द लाइट ऑफ सन बचती है। ठीक है, उसे बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ की अगली स्टेज क्या होती है? ब्लैक ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ के अंदर आपको याद रखने की जरूरत है कि जब जो तारा, हमारे लिए सन है इसलिए मैंने सन बोला, कोई भी स्टार है, सन भी एक स्टार ही है, सबसे बड़ा स्टार हमारे सौरमंडल का। तो जब स्टार है उसका जो ईंधन होता है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उसे क्या बोला जाता है? व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, अगला है धूमकेतु, कॉमेट्स। कॉमेट्स हमने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं हम जानते हैं।
क्यूपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड्स। अब अगली चीज, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आ गई जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। क्यूपर बेल्ट, हमने देखा ये हमारा सन है, आसपास बहुत सारे क्या 8 ग्रह हैं। अब ये जब 8 ग्रह फिनिश होते हैं उसके बाद, जैसे हमें पता है ना, यहाँ पे एक क्षुद्र पट्टी आती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे कॉमेट्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ठीक है। इनके अंदर उल्का पिंड होते हैं, हमारे जोवियन ग्रह और स्थलीय जो ग्रह उनके बीच में होती है ये क्षुद्र पट्टी। उसी तरीके से यूरेनस और नेपच्यून के बाहर एक पट्टी होती है, उसका नाम है क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट है, इसमें सारे के सारे बर्फीले, अब इतनी दूरी पर है सन से, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बर्फ होता है। तो बर्फीले कण, बर्फीले ग्रह जैसे कुछ चीजें, ग्रह तो उनको नहीं बोलेंगे लेकिन बर्फीली वस्तुएं उपस्थित होती है इस क्यूपर बेल्ट के अंदर, ठीक है। और क्यूपर बेल्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक पट्टी के रूप में उपस्थित है इस तरीके से। और जो ओर्ट क्लाउड है वो हमारे के पूरे सौरमंडल को एक स्फीयर शेप में, एक गोले के शेप में, जैसे ये हमारा सौरमंडल इस तरीके से छोटा सा दिखाई दे रहा है। अब इसको पूरे को जो घेरा हुआ है, एक क्लाउड में घेरा हुआ है, उसका नाम है ओर्ट क्लाउड। क्या नाम है? ओर्ट क्लाउड। ये जिन्होंने ढूंढा होगा उनके नाम पे इनका नाम रखा गया, इससे कुछ इस तरीके के नाम है जो हमें पढ़ने में, समझने में, सुनने में थोड़े अजीब से लग सकते हैं, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड है, ये याद रखना कि हमारे सौर मंडल को घेरे हुए हैं। इनके अंदर जो बर्फीले पिंड होते हैं वो जब सूर्य के निकट आते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, अब ये कोई बर्फीला टुकड़ा है, ये सन के निकट आएगा तो इसके अंदर क्या इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर से धुआं या वाष्प निकलेगा, तो इस तरीके से ये दिखेगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत तेज दिखाई देता है। और ये गैस होती है वो हमें एक लाइट के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में? लाइट के रूप में। तो ये पूरा चमकता है, इतना पूरा चमकेगा। तो ये टेल वाले, पूंछ वाले तारे दिखाई देते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु। ये कहाँ से आ रहे होते हैं? इतनी दूर से आ रहे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे यूनिवर्स का, ब्लैक होल। ब्लैक होल हमने पढ़ा था क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के अंदर वह क्षेत्र होता है जहाँ से लाइट, जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से प्रकाश तक निकल नहीं सकता है, ठीक है। इवेंट होराइजन, ये कितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्लैक होल है, ठीक है। अब ये ब्लैक होल है, इसका ये सेंटर है जिसको सिंगुलैरिटी बोला जाता है, और ये इसका किनारा है। क्या है? किनारा। मतलब यहाँ अगर प्रकाश आ गया तो वो वापस जा सकता है, यहाँ आ गया तो भी जा सकता है, इसके अंदर आ गया तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। तो ये वह क्षेत्र है जिसके बाद प्रकाश है वो वापस मुड़ नहीं सकता, वो वापस परावर्तित नहीं हो सकता। उसे बोला जाता है इवेंट होराइजन। होराइजन का मतलब किनारा, इवेंट का मतलब जहाँ से ब्लैक होल का इवेंट शायद होना शुरू हो रहा है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि इवेंट होराइजन है क्या। इवेंट ब्लैक होल के चारों ओर की वह सीमा जहाँ पलायन वेग प्रकाश की गति से के बाहर होता है। पलायन वेग क्या होता है? बाहर हो जाता है प्रकाश की गति से, इसलिए वो वापस प्रकाश परावर्तित नहीं कर पाता। चंद्रशेखर लिमिट, ये मैंने बताया था क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.423 या फिर मोर देन 3। अगर ये इसके बीच में है तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, और 3 से 3 टाइम्स ऑफ द सन है ना, इससे ज़्यादा है तो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जानना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक होल बनने की कंडीशंस को बताता है कि अगर जो स्टार है, डेड स्टार है, उसका जो मास है वो 1.423 के बीच में है तो ब्लैक होल नहीं बनना भाई। और वही 3 से ज़्यादा है, ये 3 क्या है? 3 गुना। 3 गुना किससे? 3 गुना मास ऑफ द सन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। तो ब्लैक होल की कंडीशन बताई जा रही है, इसलिए ब्लैक होल के संदर्भ में चंद्रशेखर लिमिट को जानना, पढ़ना, समझना हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे एक PYQ आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे और अभी भी है। पल्सर, सुपरनोवा और क्वासर। पल्सर और सुपरनोवा तो आज हमने पिछली क्लास में ही हमने पढ़ रखा है। पल्सर क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा ब्राइटेस्ट इवेंट ऑफ द यूनिवर्स है। ब्राइटेस्ट इवेंट
ब्राइटेस्ट इवेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेड सुपर जायंट होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, रेड सुपर जायंट रेड जायंट की अपेक्षा भी ज़्यादा मास कैरी करता है। तो सुपरनोवा के बारे में जान लिया अपन ने। सुपरनोवा विशाल तारे के हिंसक विस्फोट को दर्शाता है, बिल्कुल हमने यही पढ़ा था, क्लियर हो गया। पल्सर क्या होता है? पल्सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार की अगली कंडीशन होती है। न्यूट्रॉन स्टार में हमने देखा था कि कैसे डिस्क बन जाती है और उसकी पोल्स की तरफ से लाइट इमिट करना शुरू करती है। ये हो गया न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार का जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है पल्सर। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो यही यहाँ पे दिखा गया, पल्सर अत्यधिक चुंबकीय और घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारा का अगला स्टेज है, तो ये क्या रहेगा, न्यूट्रॉन तारा ही तो रहेगा ना, और जिसके विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैरी करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी अपने पोल से इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला है क्वासर। क्वासर क्या होता है? क्वासर सुदूर आकाश गंगाओं के अत्यंतिक चमकीले ऊर्जावान केंद्र होते हैं। आकाश गंगाएं होती है ना, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है उसका शेप कुछ ऐसा है, ये है, उसके आसपास ऐसे डिस्क बनी हुई है, इस तरीके से डिस्क बनी हुई है। तो जब भी हम आप गूगल में भले सर्च करके देख लीजिएगा तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, अलग अलग शेप होते हैं, कोई गैलेक्सी होती है वो चपटी भी हो सकती है, कोई होती है वो एकदम गोल भी हो सकती है, इस तरीके से। तो अलग अलग गैलेक्सीज होती है। अब गैलेक्सी के जो सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें दिखाई देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा के ब्राइटनेस कम हो जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ब्राइटनेस कम हो जाती है, लेकिन अंदर का केंद्र वाला भाग बहुत ज़्यादा ही ब्राइट चमकीला दिखता है। उस चमकीले भाग को, किसको, आकाशगंगा के उस अत्यधिक चमकीला और ऊर्जावान केंद्र को क्या बोला जाता है? क्वासर बोला जाता है। तो क्वासर की डेफिनेशन क्या हो गई? क्वासर की डेफिनेशन हो गई कि आकाशगंगा का केंद्र जो कि बहुत ज्यादा ऊर्जावान है और बहुत ज्यादा चमकीला है। ठीक है, तो जो मैंने ये ऊपर बताया सारा आपको क्लियर हो चुका है ना? आई गेस हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम उन्नत एडवांस सेलेस्टियल कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं। अब नाम में दिख रहा है कि एडवांस है, तो इनको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एडवांस सेलेस्टियल कॉन्सेप्ट्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक ये है, वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग समझाऊंगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ, यहाँ से हम किसी तारे को देख रहे हैं, वो तारा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टार है। ठीक है, अब स्टार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा प्रूफ किया है, किसने? ऐसा प्रूफ किया हमारे साइंटिस्ट ने कि वास्तव में ये स्टार यहाँ है नहीं जहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टार कहीं और है। अब वो कहाँ है, वो कैसे पता लगेगा? ये बताते हैं कि आप जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ ये स्टार नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हमारे बीच में हम जब देखते हैं तो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट आ जाती है जिसका नाम है सन। सन जैसा कोई बहुत बड़ा स्टार है वो बीच में आ जाता है, उसकी वजह से ये स्टार यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक में इसकी जो उपस्थिति है, एक मिनट रुकिएगा, वास्तव में इसकी जो उपस्थिति है वो कहीं और है, वो कहीं पीछे है। ठीक है, ये स्टार आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक में इसकी उपस्थिति है वो कहीं और है, लेकिन क्या हो रहा है कि लेकिन क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इसकी जो लाइट आ रही है ना, वो सीधी ना, ऐसे सीधी ना आकर के, सीधी तो आई कह सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इसलिए सीधी नहीं आ पा रही है, और सीधी ना आकर के वो किसी जो बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसे क्या होता है, डाइवर्ट हो जाती है, उसे डाइवर्ट हो जाती है, तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अब ये स्टार हमें यहाँ भी दिखाई दे सकता है और यहाँ भी दिखाई दे सकता है, कहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति में जहाँ पे है वहाँ हमें दिखाई नहीं देगा। तो जो ये इस तरीके से ये कर्व क्रिएट हो रहा है, इसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये एक लेंस बन रहा है, लेंस हम देखते हैं ना, ये लेंस होता है, ये लेंस होता है, तो ये लेंस जैसी जो आकृति बन रही है,
किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक बारी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश के मार्ग में जब कोई विशाल पिंड, जैसे कि आकाश गंगा ही हुआ, मैंने यहाँ पे सन का एग्जांपल लिया था, आता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। ये जो लाइट आ रही है क्या हो रही है? बेंड हो रही है। यह आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब वो वहाँ है तो सही, लेकिन वो हमें कहीं और दिख रहा है, सापेक्ष रूप से कहीं और दिखाई दे रहा है उसके। ये इसलिए इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग के साथ साथ आइंस्टाइन लेंस भी बोला जाता है, आइंस्टाइन रिंग बोला जाता है। तो ये यहाँ पे एक रिंग क्रिएट हो जाती है इस ऑब्जेक्ट के आर पार, उसे क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन रिंग बोला जाता है। ये आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल लेंसिंग, याद रखिएगा। इसका उपयोग डार्क मैटर और दूरस्थ अदृश्य आकाशगंगा को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसकी स्टडी से हमें ये पता लग रहा है कि आज हमें कोई स्टार यहाँ दिख रहा है और बीच में हमें पता है कि यहाँ पे कोई आकाशगंगा है या फिर कोई सन है या फिर कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई बहुत बड़ा स्टार है। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे ये दिख रहा है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वास्तव में इसकी स्थिति यहाँ ना होकर के कहीं और रही होगी। ठीक है, तो ये जानकारी हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग से मिलती है। तो इससे हमें अन्य ग्रह उपग्रह जो है पृथ्वी के अलावा या फिर जो हमारे मून में है उनके अलावा उनकी जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पे इसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाई है। अब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, पिछली क्लास में हमने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ रखा है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। डार्क मैटर आकाशगंगाओं के घूर्णन और संचालन को प्रभावित करता है, क्योंकि क्या है? डार्क मैटर है और ये अदृश्य पदार्थ है। अदृश्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, वो काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी वह एनर्जी है जो कि रहस्यमय प्रतिकर्षण बल, ऐसा बल, प्रतिकर्षण बल जो कि हमारे ब्रह्मांड को विस्तारित कर रहा है। हमारा ब्रह्मांड, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि निरंतर क्या हो रहा है? एक्सपांड होते जा रहा है। तो एक्सपांड होने के पीछे कुछ तो एनर्जी लग रही होगी ना, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या सब कुछ एनर्जी है। तो वो एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी ही डार्क एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड को विस्तारित करने का काम कर रही है। ठीक है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कितना परसेंट था पूरे के पूरे हमारे कॉस्मोस का? लगभग 95%। और ये क्या है? अननोन है, और हम अननोन के प्रति डरते रहते हैं। अननोन के प्रति कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि अननोन अच्छा भी तो हो सकता है ना। देखो, ये हमारे ब्रह्मांड को विस्तार प्रदान कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगला हम देखते हैं। चेंज द कलर। ठीक है, अगला देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट वह ऑब्जेक्ट है जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसे बोला जाता है सैटेलाइट। ठीक है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, और ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। इसको हमने बना के थोड़ी भेजा, ये तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित है। इससे चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। अब यहाँ पे एक अलग टर्मिनोलॉजी आएगी, वो हम पढ़ लेते पहले। ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, इसके आसपास घूम रहा है ये मून, चंद्रमा। अब पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी के आसपास जब चंद्रमा भ्रमण करता है तब वो अपने भी अक्ष पर घूर्णन कर रहा होता है, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, लेकिन जो इनकी घूर्णन और परिक्रमा, इन दोनों की जो दर है वो क्या है? समान। घूर्णन भी 27 दिन में करता है और परिक्रमा भी 27 दिन में करता है। अब मान लीजिए कोई वस्तु आपके सामने है, ये आप हो, और आप किसी वस्तु को, हाँ, आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो,
अच्छे से बनाई देते हैं ना। हाँ, आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो, आपका मुंह और उसका मुंह एक तरफ है और आप जैसे जैसे घूम रही हो वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन आप दोनों की जो शक्ल है वो एक दूसरे की तरफ ही है। तो आप दोनों भी क्या हो जाएंगे, आप दोनों भी टाइडल लॉकिंग में हो। टाइडल लॉकिंग में हो मतलब आप दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, जुड़ा हुआ इन द सेंस एक दूसरे की तरफ ही है। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी और मून के अंदर होता है कि दोनों एक दूसरे का एक ही साइड देख पाते हैं पूरे के पूरे भ्रमण के दौरान। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4 है, मतलब 25% ही है टोटल मिला के। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के गोल्डीलॉक्स गोल्डीलॉक्स टाइडल लॉकिंग के अंदर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, घूर्णन और परिक्रमा करते हैं। लगभग 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, इसका कारण ये है, बता दिया आपको, टाइडल लॉकिंग बता दिया। चंद्रमा के निर्माण के संदर्भ में एक विशाल टक्कर परिकल्पना, जिससे कि बिग स्प्लैश भी बोला जाता है, वो सामान्यतः मान्यता प्राप्त की हुई है। अब ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी कि ये अर्थ है, यहाँ पे कोई बाहर से कुछ चीज़, उपग्रह जैसी कोई चीज़ आ गई थी, बड़ी भारी चीज़ उनसे टकरा गई थी, इसकी वजह से पृथ्वी का कोई बड़ा सा हिस्सा बाहर निकल गया था और वो यहाँ पे संगिलित होता चला गया और हमारा मून बन गया था। ठीक है, अगला है सुपर मून की स्थिति। सुपर मून किसे बोला जाता है? सुपर मून की स्थिति तब होती है जब पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी पेरिजी उपभूख के क्षेत्र में हो। अभी अपोजी पेरिजी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आगे आने ही वाले हैं, तो यही पढ़ लेते हैं, बताती हूँ। ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ये जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं तो इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक हिस्सा आता है जो बहुत ही दूर होता है और एक हिस्सा ऐसा, एक टाइम ऐसा होता है जब ये बहुत ही पास होता है। जब ये बहुत ही पास होता है उसे बोलते हैं उपभू। ठीक है, भूमि के जस्ट ऊपर मतलब पास में। और दूर होता है तब क्या बोला जाता है? अपभू। अपभू मतलब अत्यधिक दूरी पे, ऐसे याद कीजिएगा, अधिक दूरी, और मतलब अधिक, ऊपर मतलब जस्ट पास में ही है। ठीक है, तो जब उपभू की स्थिति में मून आ जाए, मून मान लो यहाँ आ जाए बिल्कुल इस जगह पे उपभू की स्थिति में, और ये उस दिन पूर्णिमा हो जाए, तो इस स्थिति को क्या बोला जाएगा? सुपर मून की स्थिति बोला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उपभू में जब पूर्णिमा आती है तो बोला जाता है सुपर मून। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई थी। इस टाइम जो हमारा चंद्रमा है वो 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना पास में आ गया और पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कवर हो गया ये भी। आगे चलते हैं। आगे पृथ्वी का गोल्डीलॉक्स जोन, ये आपको बता ही दिया है, आप खुद बताइए कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। अक्षांश और देशांतरों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह है पृथ्वी और ये है इसका केंद्र, और यहाँ हमारी है भूमध्य रेखा। जब पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की तरफ, और भूमध्य रेखा के, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, किस तरफ? ये भूमध्य रेखा और ये केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाएगी, जो कोण बनेंगे, उनको बोला जाएगा अक्षांश। ऐसे बताती हूँ, आधी पृथ्वी कर लेते हैं हम, हमारी तो पृथ्वी है, तो ये कोण कैसे बन रहे हैं? हमारी जो भूमध्य रेखा यहाँ से है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, ये उत्तर का भाग और ये दक्षिण का भाग, उत्तर का भाग और ये दक्षिण का भाग, किसके? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो इनको बोला जाता है पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। और अक्षांशों को मिलाने से जो रेखाएं बनती है, ये पृथ्वी, इन अक्षांशों को मिला के जो रेखाएं बनती है उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। पृथ्वी का केंद्र और केंद्र से भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ किस तरफ? उस भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जो कोण बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है?
अक्षांश बोला जाता है। और अक्षांश को जोड़ने पर जो रेखाएं बनती है उनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब इसी तरीके से देशांतर पढ़ लेते हैं। देशांतर क्या होते हैं? ये पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर जो टाइमलाइन होती है जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के पृथ्वी के केंद्र से ही, इसको कैसे बताएंगे, इस तरीके से, ये केंद्र और ये डेट लाइन है। इस डेट लाइन के पूर्व में, ये पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में और पश्चिम में जो केंद्र से कोण बन रहे हैं उन कोणों को बोलते हैं देशांतर। देशांतर, और इन देशांतरों को मिलाने से जो रेखाएं बन रही हैं इस तरीके से, उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको अगर समझ में ये नहीं आया हो तो बैक में जाकर के फिर से इसको सुन लीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसे इजी कहीं शायद आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये बता जा रहा है अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, अब ये आप पढ़ोगे ना आपको उतना ही मुश्किल लगेगा। जो मैंने आपको मेरे शब्दों में समझाया था वो ज़्यादा मुझे लगता है इजी लगेगा आपको, क्योंकि मैंने इसी तरीके से समझा था। अक्षांश और देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय डेट, इंटरनेशनल तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर रेखा होती है। हाँ, और ये भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम कि देशांतर रेखाओं के साथ साथ क्या, कितना, कौन, कितना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ये है अक्षांश रेखाएं। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के सबसे चपटे वाले पार्ट को कवर कर रही होती है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ। तो सबसे बड़ी भूमध्य रेखा क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। ठीक है, अभी टोटल रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं होती है 179 रेखाएं। अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती है? 179। ठीक है, वही 181 होते हैं टोटल अक्षांश के कोण। अक्षांश के कोण कितने होते हैं टोटल? 181। अब बोलेंगे ये दो कहां से आए? दो है हमारे पोल्स, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ये क्या है? मात्र केंद्र है, यहाँ पे कोई रेखा नहीं बन रही है, इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ कोण या फिर पोल ही माना जा रहा है। इनको रेखाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। तो पूछेगा टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो कितनी बोलोगे? 179। और टोटल अक्षांश के कोण कितने होते हैं तो कितने बोलोगे? 181। ये याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टैंडर्ड टाइम, हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, भारतीय मानक समय। ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। ठीक है, अब यहाँ पर भारत में जो पूर्व देशांतर, चलिए और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के अंदर जो भारत है वो कहाँ पे है? साउथ में है। साउथ में होने के साथ साथ वो ये हो गया ईस्ट, नहीं ये हो गया नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। भारत है वेस्ट साइड में, लगभग यहाँ पे हमारा भारत, ये हमारा भारत है इस जगह पे। तो भारत के अंदर जो यहाँ से जो देशांतर रेखा जाती है वो कौन सी देशांतर रेखा होगी? ईस्ट की होगी, साउथ की होगी? ईस्ट की होगी या वेस्ट की होगी? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। एक मिनट रुकिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हाँ, अब देखते हैं। तो भारत के अंदर जो ये जो देशांतर रेखा जारी होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट साइड की होगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है?
पूर्वी देशांतर, अगर वही भारत इस वाली साइड में होता, वेस्ट की साइड में होता, तो कौन सी रेखा होती, ईस्ट में होकर के वेस्ट हो जाती। तो याद रखिएगा हमारे जो प्राइम मेरिडियन है, टाइम की जो प्राइम मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, ठीक है, जो कि ग्रीनविच टाइम जोन से, ग्रीनविच टाइम की जो रेखा है उसे 5.5 घंटे आगे की तरफ है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन से वो आप बताइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब पूरे पृथ्वी के अंदर अक्षांश जो है वो कहाँ से अक्षांश है, वो कौन से तरीके के होते हैं, इंपॉर्टेंट अक्षांश कौन से, वो कहाँ से गुजरते हैं। ये पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश कौन सी है, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ आती है हमारी, इसको अलग रंग से बता देते हैं, ये वाली और ये वाली ऊपर की तरफ कर्क रेखा, यहाँ पे आती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आते हैं आर्कटिक वृत्त, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ही ऊपर की तरफ, और यहाँ बिल्कुल ही नीचे की तरफ ये आते हैं आर्कटिक वृत्त, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका के अंदर गैबोन, कोंगो गणराज्य, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरती है। वही एशिया के अंदर कहाँ से गुजरती है, एशिया के अंदर इंडोनेशिया से, मालदीव से गुजरती है। 2 जगह से गुजरती है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया और मालदीव से। और दक्षिण अमेरिका के अंदर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर हमारी भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा किस से होकर गुजरती है, उत्तर अमेरिका में मैक्सिको, बहामा से गुजरती है। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली और मोरिटानिया से गुजरती है। एशिया में सऊदी अरब से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, ओमान से गुजरती है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। इन सबको याद कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मैपिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो कहाँ से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरेगी, क्योंकि साउथ में दक्षिण अमेरिका आता है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका आता है। तो दक्षिण अमेरिका में कहाँ से गुजरती है, चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, ब्राजील से। अफ्रीका में कहाँ से गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और एक अन्य देश बच गए हैं जहाँ से गुजरती है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है। इसके बारे में याद करना ज़रूरी नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की गति किस किस तरीके की है और कैसे कैसे काम करती है। 2 तरीके की पृथ्वी की गति है। रोटेशन, अपने ही अक्ष पर घूमना, इस तरीके से अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहला जाता है, घूर्णन कहला जाता है। घूर्णन किस लिए इम्पोर्टेंट है, दिन और रात होने के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ घूर्णन की वजह से ही कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और कोरियोलिस बल के कारण ही हमारे पृथ्वी के अंदर जो वायु का प्रवाह है वो चलता रहता है। हमने सुना होगा ना, ट्रेड विंड्स हो गई, या फिर साथ ही साथ एक और होती है पूर्वा पवने, पछुआ पवने। वो जो पवनों की गति है वो इनसे प्रभावित होती है। अगर पृथ्वी अपनी रोटेशन पे घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले क्या चीज़ खत्म होगी, और रात दिन होना बंद हो जाएंगी। पृथ्वी पर जो ये पूर्वा पवने होती है, पछुआ पवने होती है, ये पवने पैदा होना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ महासागरीय धाराएं होती है, और ये पवनों की दिशा तो हमने पढ़ लिया है। महासागरों की धाराएं, महासागरों के अंदर हम जानते हैं कि अलग अलग समुद्र के अंदर धाराएं चलती है, ठंडी और गर्म धाराएं। उनकी दिशा को डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी पृथ्वी के घूर्णन का रोल प्ले होता है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर घूर्णन बंद हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरीके की जो हमारी पृथ्वी की गति है उसका नाम है पृथ्वी की परिक्रमा। परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। परिक्रमा किसकी की गई है, पृथ्वी के द्वारा, सन की, ठीक है।
ये वाला जो पाथ है परिक्रमा का पाथ है। परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं, कितने दिनों बाद न्यू ईयर आता है? 365 दिन के बाद। 4 साल में क्या होता है? 4 साल में एक बार 366 दिन आ जाते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि 6-6 घंटे जोड़ करके 4 साल में एक और नया दिन बना लेते हैं। एक दिन क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इतने दिनों में हमारी पृथ्वी का परिक्रमण पूरा होता है। अभी मैंने आपको चंद्रमा के संदर्भ में बताया था, अभी सूर्य के और पृथ्वी के संदर्भ में है। इसे बहुत अच्छे से याद करने की मैं आपको टेक बताती हूँ, अपसौर उपसौर की। ठीक है, क्या शब्द है? अपसौर और उपसौर। वैसे तो सिमिलर वर्ड्स क्या थे? अपभू और उपभू। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा, भूमि और चंद्रमा, इसके संदर्भ में बात होगी तो उपभू और अपभू आ जाएंगे। ठीक है, वही पृथ्वी और सूर्य की बात होगी तो सौर शब्द आ जाएगा। भू मतलब भूमि, पृथ्वी और चंद्रमा के लिए भू शब्द यूज है, और सौर शब्द किस लिए यूज है? सूर्य के संदर्भ में। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है कि कौन सा पास वाला है कौन सा दूर वाला है। अप में अ शब्द आता है, अ मतलब अधिक, और अधिक क्या होती है? अधिक दूरी होती है। तो अपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिक दूरी। अपभू पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अधिक दूरी। ठीक है, उपसौर, उप मतलब जस्ट ऊपर है, कौन ऊपर मतलब जस्ट पास में है, ऐसे करके याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत कम दूरी, मतलब बिल्कुल ही नजदीक आ जाए तो उपसौर होगा। ये जो पृथ्वी और हमारे चंद्रमा है वो एकदम नजदीक आ जाए तो क्या होगा? उपभू हो गया। ठीक है, इस तरीके से इजीली याद रखा जा सकता है इन शब्दों को, जिसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम क्या करें? कंफ्यूज हो जाए एग्जाम के दिन, एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब अ आ गया, अधिक आ गया, अधिक क्या होती है? दूरी होती है। उप आ गया, उप मतलब जस्ट ऊपर है, ऊपर मतलब जस्ट पास में है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते। 7th टॉपिक है सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स, अयनान और विषुब। अब ये जो टॉपिक है यूपीएससी में इस पे इतने क्वेश्चंस आ गए कि इसको आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं, देख लीजिए 19 में पूछा गया, 24 में पूछा, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, और हर टेस्ट सीरीज में इसका क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अगर एक बार ये समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका डायग्राम यहाँ देखो भाई, कितने अच्छे से, हमारे नोट्स भी बड़े अच्छे हैं, सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ क्लियर कर रखी है। तो यहाँ हम विषुब और अयनान के बारे में पढ़ेंगे। पहले बता देती हूँ विषुब कैसे होता है, अयनान कैसे होता है। ये पृथ्वी है, ये क्या है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा हो गई? नॉर्थ की तरफ है तो कौन सी हो गई? कर्क रेखा। कर्म रेखा नहीं, कर्क रेखा। और जो साउथ की तरफ है वो कौन सी हो गई? मकर रेखा। हम जानते हैं कि जो सन है वो, उसकी जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा तक सीधी पड़ती है, मकर रेखा तक सीधी पड़ती है। इसके बाहर वो एरिया है ही नहीं जहाँ पे सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, जब वह समय जब सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी किसके ऊपर, एक मिनट रुकिएगा, वो हमारी मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ रही है, उस समय क्या होगा? नॉर्थ में हम रहते हैं, भारत नॉर्थ में आता है ना, साउथ में नहीं आता। तो नॉर्थ में हम रहते हैं तो यहाँ पे सर्दी का समय होगा और नीचे गर्मी का समय होगा। और सर्दी का समय अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ दिसंबर के दिन चल रहे होंगे। हमारे यहाँ सर्दियाँ दिसंबर में पड़ती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन जो सूर्य है वो मकर रेखा पर अपनी किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, वही
वो समय जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब कर्क रेखा सीधी पड़ती कब पड़ती है? नॉर्थ में सीधी पड़ेगी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, तो हमें गर्मी लगेगी। अगर यहाँ गर्मी के दिन है तो वो दिन जून के होंगे, और जून का वो जो दिन जिस दिन सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, उसका नाम है 21 जून, 21 जून का दिन, ठीक है। और ये दोनों घटनाएं, ऐसी घटना जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है, उसे बोला जाता है अयनान, अयनांत, ठीक है, अयनांत बोला जाता है, सोलिस्टिस बोला जाता है, याद रखिएगा ये चीज। और वहीं जब सूर्य की किरणें, अब दूसरी घटना कौन सी होगी? दूसरी घटना वो होगी जब सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा या फिर कर्क रेखा पर सीधी ना पड़ते भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी उसे बोला जाएगा विषुब। और ये एक रोटेशन में 2 बार घटना घटित होगी, क्योंकि जब सन मकर रेखा से ऊपर की तरफ जाएगा कर्क रेखा की तरफ, तब भी यहाँ पे आएगी ये घटना, और जब कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ सन की किरणें आएंगी, सीधी आएंगी, तब भी ये घटना घटित होंगी। मतलब एक परिक्रमा में ये चीजें एक वर्ष में 2 बार घटित होंगी। और ये 2 बार कौन से समय होते हैं? एक समय होता है शरद ऋतु का समय और एक समय होता है वसंत ऋतु का समय। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस हम पता लगाएंगे कि कौन सा वसंत ऋतु वाला समय और कौन सा शरद ऋतु वाला? जब दिसंबर के बाद, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एक बार सीधी पड़ गई है, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जब सूर्य परिक्रमा करके ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करेगा कर्क रेखा की तरफ, तब जो समय आएगा, तब जिस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी, वो समय होगा 21 मार्च का, जिसे वसंत ऋतु बोला जाएगा। ये वसंत ऋतु किसके लिए है? वसंत ऋतु नॉर्थ साइड के लिए है, याद रखिएगा। इस 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी भूमध्य रेखा पर। उसके आगे आएगा वो समय जब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ने लग जाएगी? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जैसे सीधी पड़ने लगेगी सूर्य की किरणें, जून का टाइम आ जाएगा, गर्मियों का टाइम आ जाएगा, हमें गर्मी लगने लग जाएगी नॉर्थ वालों को। तो ये समय आ जाएगा 21 जून का, जब कहाँ किरणें सीधी पड़ रही सूर्य की? कर्क रेखा पर, ठीक है। अब वापस से मकर रेखा की तरफ जाना शुरू होगा, मकर रेखा की तरफ फिर से जाना शुरू होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे शरद ऋतु आ जाएगी। शरद ऋतु सर्दी से पहले वाली ऋतु, गर्मी के जस्ट बाद वाली, बारिश के बाद वाली जो ऋतु होती है शरद ऋतु, जब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लग जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ से सन जाने लग गए, सन की किरणें हमारे यहाँ से छटने लग गई है, जाने लग गई है, ठीक है। तो इतना ये जो मैंने बताया है, एक बार फिर से उसको सुनिएगा और रिवाइज कीजिएगा। संभावना है कि आपको याद हो सकता है, नहीं हो तो फिर से बताइएगा। ग्रीष्म अयनान 21 जून को, शीत अयनान 21 दिसंबर को। अब वसंत विषुब, विषुब मतलब विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही है सन की, 21 मार्च को होता है, और शरद विषुब कब होता है? 21 सितंबर के दिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। भूचुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये क्या होता है? भूचुंबकत्व क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ये बहुत अच्छे से ये दे रखा है फोटो, इसमें हम समझ लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, किसका? पृथ्वी का साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल हमारी पृथ्वी का है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नेट की तरह भी ये पृथ्वी काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि हमारा जो सबसे अंदर का क्रोड वाला भाग है वो अंदर से ठोस है, ऊपर से तरल है। अंदर से क्या है? सॉलिड है, और बाहर से क्या है? लिक्विड है। और वो मोल्टन फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में वो परिक्रमा, वो क्या करता है? अपनी जगह पर स्थित नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट होते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से ही पृथ्वी के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है? पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड है। किस वजह से उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि हमारा क्रोड का भाग है, उसका तरल भाग, क्रोड के आंतरिक क्रोड का जो ऊपरी भाग है, बाहरी क्रोड, वो तरल अवस्था में, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें बहुत सारी कुछ सुरक्षाएं प्राप्त होती है। कैसे सुरक्षाएं? जो सन है उससे सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब है
बहुत ही गर्म वायु या फिर बहुत ही गर्म पवन, सूरज वाली पवन जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा उपलब्ध है। ये नॉर्मली क्या होगा, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वो सोलर फ्लेयर्स डायरेक्ट आके हमारी पृथ्वी को इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो वापस क्या होती है, दूर चली जाती है, फिर पृथ्वी के पास आ नहीं पाती है। तो इस वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, हमने 2 शब्द भी सुने होंगे, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रियोलिस मतलब ऑस्ट्रेलिया किस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो साउथ की तरफ जो लाइट्स दिखती है, पोलर लाइट्स दिखती है, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ टकराता है ना, जब सन से आने वाली रेज यहाँ पे टकराती है, सोलर फ्लेयर्स यहाँ टकराते हैं, तो यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइट बीम्स बनते हैं, अलग अलग कलर की लाइट्स बनती है, उन लाइट को बोला जाता है ऑरोरास। इनकी आप विजुअल्स देखिएगा, बहुत ही दिखने में ये आकर्षक होते हैं। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, साउथ साइड और नॉर्थ साइड, पोल्स की साइड में जाना पड़ता है इसको देखने के लिए। एक समय ऐसा आया था जब लद्दाख में भी, भारत के अंदर जो लद्दाख है वहाँ भी क्या बोलते हैं, पोलर लाइट्स दिखाई दी थी। ठीक है, और वो दिखाई देने का रीज़न क्या है, सोलर फ्लेयर्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है। ठीक है, और सबसे पास में टकराने वाला क्षेत्र यहाँ है, बिल्कुल ही पोल्स के पास में, इसलिए पोल्स के पास में दिखाई देती है। साउथ साइड में जब दिखाई देती है तो उनको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और नॉर्थ साइड में जब दिखाई देती है तो उनको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। याद रखिएगा। ठीक है, इतना इसमें ज़रूरी है वो हमने कर लिया है। आगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और कक्षा झुकाव। कक्षा झुकाव बाद में देखेंगे, पहले हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखते हैं। नॉर्मली हमें ना याद नहीं हो पाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, वो हम पढ़ते हैं। हमने सबने सुना ना SMS। ठीक है, तो SMS के अंदर SM के बाद एक E लगा दीजिए, SMES। सन और अर्थ के बीच में जब मून आएगा तब जो ग्रहण होगा उसका नाम क्या होगा, सूर्य ग्रहण। इजी है याद रखना। और वही सूर्य, अब दूसरा याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाए तो होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, नॉर्मली हमने किसे याद रखा है, SMES से। SME और S ये हमारे ग्रहण का नाम हो गया। स्थिति क्या बन रही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहे हैं। अब सूर्य तो अपनी जगह स्थित रहेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक दूसरे से अपनी स्थिति है वो परिवर्तित कर सकते हैं। तो सूर्य तो अपनी जगह स्थित ही रहेगा, लेकिन अर्थ क्या होगी, बीच में आ जाएगी, और मून क्या हो जाएगा, साइड में चला जाएगा। तो SEM ऐसी स्थिति जब बनेगी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो तब बोलेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये मैंने इसी तरीके से याद रखा था, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप भी इसी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तब हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से कोई हमारे पास ट्रिक होगी तो याद रखना आसान हो जाएगा। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गए, चंद्रमा आ गए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गए हैं। ठीक है, और अगला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के अंदर क्या हो रहा है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई है। चंद्र ग्रहण में हमें चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का जो क्या बोलते हैं परछाई है वो दिखाई देती है। ठीक है, और वही सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूर्य के ऊपर चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जैसे बोलते हैं एनुअल इक्लिप्स बोला जाता है, उस टाइम में रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है। रिंग ऑफ फायर की जो घटना है वो किससे संबंधित हो गई, सूर्य ग्रहण से संबंधित हो गई। इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, इसमें किस तरीके से हमें सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। मान लीजिए ये है सन, यहाँ पे बताती हूँ, ये है सन। ठीक है, और इसके ऊपर मून की परछाई आ गई। ये मून तो छोटा है ना सन से, तो ये मून की परछाई आ गई, ये इतनी दिखाई दे रही है, और साइड में हमें सन का कुछ भाग अच्छे से दिखाई दे पा रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है, एनुअल इक्लिप्स के दौरान हमें एक रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है। ये जो सूर्य है उसका गर्म वाला भाग है वो एकदम रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा ने उसका सिर्फ छोटा सा भाग, एकदम बीच में जो भाग है उसको ही ढक रखा है। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है रिंग ऑफ फायर,
ये घटना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये हमारे सूर्य ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम समझ लेते हैं। ब्लड मून का कॉन्सेप्ट, ब्लड मून का कॉन्सेप्ट है कि जब पूर्णिमा हो प्लस चंद्र ग्रहण हो, तो जो चंद्रमा है वो बिल्कुल ही लाल रंग का दिखाई देता है। उस लाल रंग के चंद्रमा के दिखने की वजह से ही उसको क्या बोला जाता है? ब्लड मून। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ब्लड मून तो ये किसी लूनर एक्लिप्स से रिलेटेड शब्द हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, रिंग ऑफ फायर, ब्लड मून और इनकी स्थिति बतानी कि जो SMES वाली स्टेज है वो चंद्र ग्रहण में होती है, सूर्य ग्रहण में होती है, और जो SEM वाली स्टेज होती है वो हमारे सूर्य ग्रहण में और ये चंद्र ग्रहण में होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम हमारे इस चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर साथ ही साथ में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोलस्टिस और इक्विनॉक्स को पढ़ना इस डायग्राम के थ्रू। ये अच्छे से याद, वापस से भले आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये समझ लीजिएगा, अपभू, अपस्वर, उपस्वर और अपभू उपभू ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया डिकोड करके। इन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मैपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये कहाँ से किन किन देशों से गुजरती है ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको भी एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा। अक्षांश और देशांतर, ये भी मैंने आपको बताया कि अक्षांश कौन होते हैं। अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा के नॉर्थ में और साउथ में। देशांतर कौन होते हैं? जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके पूर्व में और उसके पश्चिम में। इस तरीके से याद कर दीजिएगा, बहुत आराम से आपको ये याद भी हो जाएगा। गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, डार्क मैटर डार्क एनर्जी पढ़ लिया है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इंपॉर्टेंट था वो भी हमने कवर कर लिया है। ये अन्य खगोलीय पिंड किस किस तरीके के और होते हैं, बौने ग्रह क्या होते हैं, जिसमें प्लूटो आता है, ये भी हमने पढ़ लिया। एक बार रिवाइज फिर से कर लीजिएगा इसको। इसमें शुक्र ग्रह इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम में होता है। हर किसी का कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, याद रखिएगा। बुध और शुक्र ग्रह, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले एक PYQ करेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन होने के कारण बताइए। अब ऋतु परिवर्तन, ऋतु के लिए कौन सी चीज़ हम देखेंगे पहले इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन है वो डे एंड नाइट को डिसाइड करता है। डे एंड नाइट को डिसाइड करता है। वो हमारे यहाँ पे जो पवने हैं उनकी गति को, उनकी दिशा को डिसाइड करता है, उनकी गति को डिसाइड करता है। और हमारे यहाँ पे जो महासागरीय धाराएं हैं उनकी भी दिशा को डिसाइड करता है, लेकिन ये हमारी ऋतु को डिसाइड नहीं करता। पृथ्वी के ऊपर जितनी ऋतु बनती है उसको डिसाइड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो रोल प्ले करता है पृथ्वी का अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री का टिल्टेशन। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी ना पड़ करके थोड़ी सी कहीं तिरछी पड़ती है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वरना तो बिल्कुल इक्वल होता, तो वही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती हर जगह पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। वही सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, याद रखिएगा। तो ऋतु के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और दूसरा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तीसरा क्योंकि गलत हो गया, पृथ्वी के अपना घूर्णन इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने बताया था इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वर्ष के किस दिन उत्तरी गोलार्ध के सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? उत्तरी गोलार्ध की बात की है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होएगा?
उत्तरी गोलार्ध मतलब हमें कर्क रेखा के संदर्भ में बात करनी है, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ कर्क रेखा होती है और साउथ पोल की तरफ होती है मकर रेखा। तो यहाँ पे वो लास्ट वाला दिन होगा जब सबसे ज़्यादा हमारे पास सोलर की किरणें हैं, वो सन की जो किरणें हैं वो प्राप्त होगी कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर कौन सा दिन होता है? 21 जून का दिन। 21 जून के दिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया? 21 जून। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं हम। स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इस तरीके का ये नया पैटर्न हमारे लिए पढ़ना समझना और इनको कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कथन पहला क्या कह रहा है? हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। ये हमने बात की थी, किस वजह से? टाइडल लॉकिंग की वजह से। ठीक है, तो ये कथन तो सही हो गया है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है? चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों परिक्रमा की अवधि बिल्कुल समान है। अपने अक्ष पर घूमना और अपने अर्थ के चारों तरफ घूमना, इन दोनों की जो अवधि है वो बिल्कुल समान है, जिसे ज्वारीय लॉकिंग, टाइडल लॉकिंग बोला जाता है। इसी की हमने बात की थी। तो ये स्टेटमेंट अपने सेकंड स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित कर पा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर पा रहा है। तो ए इसका आंसर हो गया सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया ना वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, उपभू। अब देखते हैं, उप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब पास, और भू मतलब किसकी बात हो रही है? अर्थ की और मून की। ठीक है, तो ये बता क्या रहा है? चंद्रमा पृथ्वी, ये तो ठीक हो गया, चंद्रमा पृथ्वी के बीच की बात है। अधिकतम दूरी या फिर पास में, मतलब न्यूनतम दूरी होना चाहिए ना। अधिकतम दूरी के लिए तो क्या हो जाएगा? अपभू हो जाएगा, अपभू, अधिक, अप, ऐसे करके याद रखिएगा। तो पहला हो गया गलत। ठीक है, दूसरा है अपसौर। सौर का मतलब सन और अर्थ के बीच में बात हो रही है। अप मतलब अधिक। देखते हैं यहाँ पे क्या अधिक दे रखा है या फिर न्यून दे रखा है। पृथ्वी और सूर्य, ठीक हो गया। अधिक दूरी, अधिक कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये भी, सन और अर्थ। ठीक है, तो ये जो समय है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पास है। तो ये जो टाइम है अपसौर का, वो आता है, और सबसे ज़्यादा दूरी वाला टाइम है उपसौर का, वो आता है 4 जुलाई को, और ये आता है लगभग 21 या 22 दिसंबर को। ऐसा ही कुछ समय है, वो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। 21 दिसंबर को मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, 21 दिसंबर को ये घटना होती है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। अब इवेंट होराइजन क्या होता है? ब्लैक होल की बाहरी सीमा। एक बार क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। इवेंट होराइजन क्या होता है? इवेंट होराइजन ब्लैक होल की बाहरी सीमा जहाँ प्रकाशु पलायन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो हमें बताना है कि इसमें से कितने सुमेलित है? केवल एक? नहीं, सभी बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 सुमेलित है। कौन से? दूसरा और तीसरा वाला। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही हो गया। तो आपको समझ आया हो तो बताइएगा कैसी लगी क्लास, और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।